पीजी वेलकम, सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज मैं आपको एक विशेष सूचना ये दे दूँ। बहुत से बच्चे हैं जो रेगुलर कमेंट करते हैं कि मैम मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, उस यूनिवर्सिटी से हूँ, तो क्या ये मेरे लिए एलिजिबल हैं क्लासेस। मैंने आप ये फिलहाल जो आप फोटो में दिख रहे हैं ये पॉल फ्रीयर हैं। आज हम लोग इनके विषय में पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, अब मैं आपको एक विशेष बात ये बता दूँ, यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना, जैसे यूपी बीएड जेई एंट्रेंस एग्जाम होता है तो सबका सेम होता है, चाहे सीएसजेएमयू का बच्चा देने जाए। देखिए, कोई भी बच्चा हो वो चाहे जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, जैसे सबके लिए एंट्रेंस एग्जाम सेम होता है ना, वैसे ही हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर देखिए ये होता है कि अगर आपके में ईयरली है, मतलब आपका पेपर बीएड का ईयरली होता है, तो आपका सिलेबस थोड़ा सा फेरबदल होगा। और अगर आपके यहाँ सेमेस्टर प्रणाली है, बस इसी का अंतर होता है। जिस यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर प्रणाली होती है उनमें उस सिलेबस को 2 भाग में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है, या कुछ जो फिलोसफर्स होते हैं उनको कम कर दिया जाता है, और ईयरली में थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा होता है। बस इतना सा ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम क्लासेस किस अकॉर्डिंग चल रही हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपकी यूनिवर्सिटी मीन्स कुछ भी हो, है ना, तो ये क्लास आपके लिए भी सही साबित हो जाए, अर्थात आप भी इसमें को पढ़ सकें। तो मैं क्लासेस जो दे रही हूँ आपको वो टॉपिक वाइज दे रही हूँ। अभी आपका पेपर 1 चल रहा था, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य वाला जो टॉपिक है ये चल रहा है ना। और इसमें जो भी टॉपिक है वो देखिए, आप थंबनेल जब देखते हैं ना, थंबनेल, तो उसमें देखिए यहाँ पे टॉपिक लिखा होता है कि आज की क्लास किस टॉपिक में। अब इससे ज्यादा आपको असुविधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप क्या करिए, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। जिस कॉलेज से हैं आप जा करके एक बार अपना सिलेबस फॉर्मेट ले आइए। मैं ये नहीं कहती कि अगर आपको रोज क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, कॉलेज नहीं जा सकते हैं, तो कोई बात नहीं है ना, आप बस केवल जाइए। एडमिशन टाइम पे भी गए होंगे तो उनसे सिलेबस का फॉर्मेट लेकर के आइए, और बस आपको कुछ नहीं करना, उस सिलेबस में मार्क करना कि हाँ मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सो फिलहाल आज हम लोग अपने वेस्टर्न फिलोसफर पाउलो फ्रायर के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये तो न्यू दिख रहे हैं। हाँ जी। अब देखिए, अब आपको और बता दें, जो सीएसजेएमयू के बच्चे हैं, असल में हुआ क्या इस बार कि सीएसजेएमयू में सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई है ना, तो मैंने सोचा इस यूनिवर्सिटी के बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, तो जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो सीएसजेएमयू के अनुसार हैं। और सीएसजेएमयू वाले बच्चे तो बिल्कुल टेंशन ना लो आप, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी से कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी तो आपको तुरंत मिल जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और कि इनके में ये सेमेस्टर में जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं उसमें ये नए फिलोसफर जोड़े गए हैं। एक पाउल फ्रीयर है, और सॉरी पाउल फ्रायर, और दूसरा आपके इंडियन में गिज्जू भाई। तो बस वो गिज्जू भाई के बारे में मैं आपको पढ़ा दूंगी कल, और बस आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1 यानी पूरे 80 नंबर हो गए पक्के, ठीक। अब बात करते हैं इसकी, और अंत में जरा बात कर लेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर की, ठीक है। बार बार सेम कमेंट्स नहीं किया करिए कि मैम इस यूनिवर्सिटी से, इस यूनिवर्सिटी से, इसीलिए मैंने आपको टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू किया है, ठीक है। अब देखिए, इनका जन्म जो हुआ वो मतलब इनका जन्म हुआ 1921 को, और मृत्यु कब हुई तो 1997 में। सबसे वंचितों के अधिकारों के लिए एक प्रभावशाली शिक्षाविद, शिक्षक और कार्यकर्ता थे। ब्राजील के रेसिफ में जन्मे 20वीं सदी की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतकारी में से एक माने जाते हैं। कौन? तो पाउल फ्रायर, जिनको आप देख पा रहे हैं। मेन होता है कि आप किसी फिलोसफर के शिक्षा के प्रति जो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य हैं उनको आप देख पाए, है ना, उन्होंने शिक्षा में अपना क्या योगदान दिया, इन सब बातों को आप समझ पाए, ठीक है। उन्होंने शिक्षा में क्या बदलाव किए, ये सब चीजें आपको लिखनी होंगी, और ये सब चीजें मेन पढ़नी होंगी, है ना। अब देखिए, शिक्षा दर्शन के जगत में पाउलो फ्रेरे का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। उनका जन्म 1920 में लैटिन अमेरिका के सबसे घनी आबादी वाले देश यानी ब्राजील में हुआ था। वे अपने देश में चले साक्षरता अभियान से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने काम के दौरान होने वाले शोषण को गहराई से देखा, समझा और उसका विश्लेषण किया। इसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिक्षा भी राजनीति है। जिस तरह राजनीति वर्गीय होती है उसी तरह शिक्षा भी वर्गीय होती है, अर्थात क्लासिफाइड होती है। उनकी एक किताब का एक प्रकाशन ग्रंथ शिल्पी ने किया है, और इसका शीर्षक क्या था कि आलोचनात्मक चेतना के लिए शिक्षा। इसका रामकिशन गुप्ता ने काफी अच्छा अनुवाद किया है। इसका किताब का पहला हिस्सा स्वतंत्रता के व्यवहार के रूप में शिक्षा है। इसमें पहला टॉपिक संक्रमणशील समाज है। प्रस्तुत का एक है इसका एक अंश देखिए। अब क्या है कि पाउलो फ्रेयर के उद्धरण और प्रसिद्ध उद्धरण, ये मतलब उनकी बुक का एक पार्ट लिया गया जिसमें उन्होंने क्या लिखा कि शिक्षा के रूप में उनके विरासत शिक्षा की सीमाओं से परे है। पाउलो फ्रेयर एक वैश्विक विचारक थे, अपने लोगों के लिए प्रतिबद्ध थे, और जिन्होंने बहिष्कृत अल्पसंख्यकों की साक्षरता में सक्रिय भाग लिया था, है ना। अब देखिए, पाउलो फ्रेयर ने
पाउलो फ्रेयर को अपने जन्म से ही गरीबी से जूझना पड़ा। इस व्यक्तिगत सामान ने उन्हें यह निर्माण करने में मदद की कि शिक्षा के बारे में उनका सिद्धांत क्या होगा। उन्होंने रेसिफ विश्वविद्यालय में कानून, मनोविज्ञान और दर्शन का अध्ययन किया। उन्होंने गरीब समुदायों के साथ काम किया, जिसमें उन्होंने साक्षरता की शुरुआत खुद के द्वारा बनाई गई विधि से की, जिसे मुक्त धर्मशास्त्र का एक प्रकार माना जाता है, क्योंकि यह जानना कि पढ़ना और लिखना ब्राजील में मतदान करने में सक्षम होने के लिए अपरिहार्य पूर्वापेक्षाएं थी। समय देखिए कि कोई ऐतिहासिकता नहीं होती, उसका काल ने न उबर पाना उसे पूरी तरह से एक आयामी आज में डुबो देता है, जिसकी उसे कोई चेतना नहीं होती। मनुष्य का काल में अस्तित्व होता है। वे अंदर हैं, वे बाहर हैं, वे उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं, वे समाविष्ट करते हैं, वे संशोधन करते हैं। मनुष्य स्थायी आज की कैद में नहीं होते, वे उभरते हैं और लौकिकता प्राप्त करते हैं। जब मनुष्य काल से उबरते हैं, लौकिकता खोजते हैं और स्वयं को आज से मुक्त करते हैं, तो दुनिया के साथ उनके संबंध परिणाम से युक्त हो जाते हैं। दुनिया के भीतर और दुनिया के साथ मानवों की सामान्य भूमिक निश्चेष्ट नहीं होती, क्योंकि वे प्राकृतिक यानी कि जीवीय क्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि सृजनात्मक आयाम के में भी हिस्सा ले सकते हैं। इसलिए वास्तविकता को बदलने के लिए मनुष्य उसमें हिस्सा ले सकते हैं। अर्जित ज्ञान को उत्तराधिकार में प्राप्त करके सृजन और पुनर्सृजन करके अपनी परिस्थिति से स्वयं को समेकित करके उसकी चुनौतियों का प्रत्युत्तर देकर स्वयं को वस्तुपरक बनाकर विवेकपूर्ण और अंतर्ज्ञाता होकर मनुष्य ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं जो पूरी तरह से उनका है। वह क्षेत्र है इतिहास और संस्कृत का। दुनिया से रिश्ते। अब दुनिया से रिश्ते के विषय में क्या बताया है फ्रायड जी ने, तो इसके विषय में चर्चा करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, अब जरा एक बात पे और बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कुछ बच्चे जो ये कह रहे हैं कि मैम पेपर ऑब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव, उनके लिए भी मैं एक बात ये बता दूं कि देखिए, जब तक मेरे पास ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आएगा या कोई ऑफिशियली नोटिस, कोई भी उनका कुछ भी ऐसा नहीं आएगा, मैं नहीं कह सकती कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव। पता है, मैं चाहूँ ना तो उस पर 10 वीडियो बना दूँ कि CSGMU में हुआ ऐलान, पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, और पूरा वीडियो बनाने के बाद में अंत में आपको बता दें कि अभी ये संभावना है ना। तो मैं ऐसे ना क्लिकबैट नहीं खेलना चाहती। क्यों मैं वीडियो बनाऊँ, पूरा टाइम अपना दूँ और उसके बाद में फिर आपको भी कोई जानकारी ना मिले। तो ये सब चीज़ें हमें खुद नहीं पसंद है। हम ये चाहते हैं कि आपको जो भी मिले, भले आपको वीडियो 2-3 दिन बाद मिले, लेट मिले, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो पूरे तर्क से हो। कम से कम आप बाद में कमेंट करके अपना कोई क्वेश्चन पूछें तो उसका आंसर भी तो हो मेरे पास, है ना। मैं ये सब फालतू की चीज़ें नहीं करना चाहती क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना। तो ये जो बार बार कह रहे हैं ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उनको एक बात और बता दें। एक बात अच्छा बताइए आप, जब आपने पूरा A to Z पढ़ लिया है, ठीक है, A to Z आपने पढ़ लिया, अब आपसे कोई पूछे कि C फॉर क्या होता है, तो आप बता देंगे आराम से कि कैट होता है। जब आपने A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ये सब पूरा Z फॉर ज़ेब्रा तक पढ़ लिया। अब आपसे कोई पूछे C फॉर क्या होता है, कैट। चाहे आपसे कोई पूछे F फॉर क्या होता है, तो आप बता देंगे फिश। अगर आपसे कोई पूछे कि चलो आप A to Z पूरा सुनो, है ना, तो तब चाहे A to Z पूरा सुन ले तब भी आप सुना दोगे। अगर आपसे कोई पूछे C फॉर क्या होता है, कैट, तब भी आप बता दोगे। तो कोई अंतर दिख रहा है आपको? नहीं। बस वैसे ही सेम आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का खेल है। मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जो पेपर फर्स्ट मैंने आपको कंप्लीट कराया इन 25 दिनों के अंतर्गत, मैंने एक एक लाइन पूरी बुक की आपको पढ़ाई है। ऐसा शायद ही किसी ने करवाया होगा। मतलब मैं ये नहीं कह रही कोई यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, जरूर पढ़ाया होगा ना किसी ने, लेकिन सबने क्या किया, हेडिंग बनाई और बस हेडिंग को पकड़ा और समझा दिया। देखिए, लेक्चर तो कोई भी दे सकता है। मैं आपको यहाँ बैठ करके बस ये स्लाइड लगाए रहे और कम से कम आधे घंटे बोल सकते हैं, ठीक, लेकिन टॉपिक वाइज पूरा प्रॉपर पढ़ाना, एक एक लाइन बोल करके, ये अपने आप में वो, अब आप सोच रहे हैं कि मैम आप ये क्यों कर रही है, इसका भी करने का एक लॉजिक है। जैसे मैं आपको कोई बात बता रही हूँ तो क्या कर रही हूँ, अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर रही हूँ, रोजमर्रा में जो आप यूज़ कर रहे हैं। अब जब हम इसको पढ़ेंगे, बुकिश लैंग्वेज जब पढ़ेंगे, जैसे एक वर्ड आप ये ले लीजिए, वस्तुपरक हो गया, वास्तविकता हो गया, आलोचनात्मक हो गया, है ना, ये जो कुछ शब्द हैं, चिंतन हो गया, तो जब ये शब्द आपके माइंड में एक बार पढ़ेंगे ना, तो जब आप पेपर लिखेंगे उस समय जब आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो विश्वास मानिए जो एग्जामिनर होगा ना, उसके पेन से अपने आप मार्क्स निकलेंगे आपके लिए। बस ये डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को रेगुलर पढ़ते रहें और हमारे साथ सीखते रहें, ठीक है। तो अभी हम लोग फ्रायड जी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात कंप्लीट कर लेते हैं कि देखिए, जब मैं आपको एक एक लाइन पूरा पढ़ा चुकी हूँ, तब चाहे पेपर सब्जेक्टिव हो तब भी आप पूरा उसी हिसाब से लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सब शब्द तो पता ही है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछ देते तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? अगर आप आ गया कि आलोचना
आलोचनात्मक समझ की क्रिया में मनुष्य अपनी लौकिकता को खोजते हैं, ये किसके द्वारा कहा गया? सीधी सी बात है, फ्रायड के बारे में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। क्वेश्चन तो आपका बुक के इसी टॉपिक से ही बनेगा ना, चाहे ऑब्जेक्टिव क्यों ना हो। अब आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, अगर ऑब्जेक्टिव चलेगा ना तो बहुत ईजी है। मैं आपको 100 क्वेश्चन एक एक दिन में, आधे आधे घंटे में, एक एक घंटे के वीडियो में करवा दूंगी। और आप जब सोचो थ्योरी भी पढ़ लोगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे, तो कहाँ से पेपर नहीं कर पाओगे भाई। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लो। हमें पसंद नहीं है कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ले किसी भी चीज़ को लेकर के। ठीक, अब आज डाउट क्लियर हो गया? आप कोई कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेगा ये बात, है ना। चलिए अब बात करते हैं दुनिया से रिश्ते की, कि फ्रायड जी की सोच क्या थी कि मनुष्य आलोचनात्मक तरीके से अपनी दुनिया से रिश्ते बनाते हैं। ये चिंतन के जरिए अपने वस्तुपरक वास्तविकता को खोजते हैं। वे चिंतन के जरिए अपने वस्तुपरक वास्तविकता को समझते हैं, न कि क्रिया द्वारा, जैसे कि जानवर करते हैं। और आलोचनात्मक समझ की क्रिया में मनुष्य अपनी लौकिकता को खोजते हैं। मानव संस्कृति के इतिहास में समय के आयाम की खोज, अब देखिए ये वर्ड आपको मिला ना, समय के आयाम की खोज, उसकी बुनियादी खोजों में से है। अनभिज्ञ संस्कृतियों में, अब देखिए यहाँ पे आप जब लिखेंगे, अगर नॉर्मली अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि वो संस्कृति जिन्हें हम अभी तक नहीं जान पाए हैं, जो अभी कहीं ना कहीं छिपी रह गई है, जिसे फिलोसफर्स नहीं खोज पाए, ऐसा कुछ लिखेंगे। लेकिन इन्होंने क्या यूज किया शब्द, देखिए अनभिज्ञ संस्कृतियों, है ना अल्टीमेट वर्ड। तो बस यही आपको लिखना है ना पेपर में। अब देखिए अनभिज्ञ संस्कृतियों में जाहिर तौर पर अनंत समय के बाहर लोगों को अपनी लौकिकता की चेतना तक पहुंचने और इस प्रकार अपने ऐतिहासिक स्वरूप के बोध से रोका। ठीक है, अब देखिए अब इन्होंने ये बहुत अल्टीमेट बात बताई क्या, कि फ्रायर जी ने बताया कि मनुष्य होने का मतलब क्या है। आप मनुष्य हैं ना, विश्वास है? तो आइए जानते हैं कि उनके हिसाब से मनुष्य होने का मतलब क्या होता है, क्या लक्ष्य होता है। देखिए ये इन्होंने ना जाने कितनी बुक्स पढ़ी होंगी, इनको कितना ज्ञान होगा। अगर आप इनकी सिखाई बातों में से एक ही बात सीख लेते ना, तो ये मान के चलिए आपने आपका वीडियो देखना सफल हो गया। क्यों? क्योंकि लिख तो आप पेपर में आएंगे, पास तो आप हो जाएंगे, इस चीज़ की लाइए मतलब मैं वारंटी ले लूँ। अब ये नहीं करिएगा कि पढ़िएगा ही नहीं, पढ़िएगा, पढ़ेंगे तो निश्चित पास हो जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं की जाती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जिनको आपको अपने जीवन में उतारना है। मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में ये बोल चुकी हूँ कि आप इस देश के भावी शिक्षक हैं। सो अपना कैरेक्टर, अपनी चीज़ें, अपनी बातें आप एकदम टीचर के स्वरूप में बनाइए, है ना। कोई आपसे बात करे तो उसको ऐसा ही लगे कि आप टीचर हैं, है ना। कम शब्दों में अपनी बात को बोलिए, ठीक है। अब देखिए मानव होने का मतलब क्या है, आइए जानते हैं कि मानव होने का मतलब अन्यों और दुनिया के साथ रिश्ता रखना। इससे व्यक्ति यह अनुभव करता है कि दुनिया व्यक्ति से अलग है। समझे जाने योग्य वस्तुपरक वास्तविकता है। वास्तविकता के भीतर डूबे जानवर इससे रिश्ते नहीं रख सकते, वे केवल संपर्क रखने वाले प्राणी हैं। लेकिन मनुष्य की दुनिया से विलगता और खुलापन उसे रिश्ते रखने वाले प्राणी के रूप में अलगाती है ना। अब देखिए कुछ शिक्षा दर्शन में जगत में पाउलो फ्रेरे का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। उनका जन्म होने से, ये तो मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ। ठीक, ये हो गई एक पाउलो फ्रेयर की, जो इन्होंने इंग्लिश में क्या बोला कि द क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट्स कैन समटाइम्स शेक द सर्टेनिटी ऑफ देयर टीचर्स बाय प्लेसिंग लिमिट्स ऑन देयर स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी ऑन देयर एक्सप्रेसिवनेस ऑथेंटिकेशन टीचर्स लिमिट देयर ओन एज वेल। ये किसका कोटेशन था? तो पाउलो फ्रेरे का, लर्निंग टू क्वेश्चंस की तरफ से। अब देखिए ये थी हमारी आज की क्लास। और सबसे ज़्यादा अगर पाउलो फ्रेयर ने किसी बात पे पाउलो फ्रायड ने किसी बात पे अगर विशेष दिया, तो उन्होंने मनुष्य के जीवन को संवारा, मनुष्य के जीवन में आने वाले बदलाव के विषय में बताया, मनुष्य इस दुनिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये बताया। अब देखिए ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, जो सब चीज़ें आपने सबके उसमें पढ़ी हैं, बस वैसी मिलती जुलती बातें इनसे भी थी, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाया। अब आपके एक इंडियन फिलोसफर पढ़े बच्चे हैं, कौन? तो वो गिज्जू भाई, उनके विषय में भी कल आपको पढ़ा देंगे। तो ये आप मानिए कि, मानिए नहीं मतलब मानना क्या, उसमें है कि CSJMU का जो नया सिलेबस आया है, शायद ही वो अभी किसी ने पढ़ाया हो पूरे उसमें। तो मैंने आपका पेपर 1 नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा दिया है। अब पेपर 2 की क्लासेस शुरू कर रहे हैं हम। और टाइमिंग के लिए आप कम्युनिटी टैब चेक करिएगा, मैं पोस्ट कर दूंगी, वहाँ जा करके आप लोग क्या करिएगा, उस पर पोल पे आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है PG पॉइंट के नाम से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और PDF फ्री ऑफ कॉस्ट PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और वहाँ से आपको क्लास के नियर अबाउट 1-2 घंटे में PDF मिल जाती है, ठीक है। सो ये थी एक छोटी सी जानकारी। बाकी बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं, हम इसीलिए टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं कि हमेशा आपका भला होता रहे। क्यों? क्योंकि हम जो पढ़ाएं वो सब बच्चे देखें, यही एक अपने आप में अच्छी बात है ना।
और रही बात ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की, तो उसके विषय में भी हम गहराई से आज चिंतन कर दिए हैं। अगर आपको लगे कि हमने आपको डांटा है तो कोई बात नहीं, एक रोटी ज़्यादा खा लीजिएगा, क्योंकि हम आपको मनाएंगे नहीं, है ना। डांट तुम सकते हैं, ये मेरा अधिकार है, ठीक है। सो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। और हाँ, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। सबका ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो।